हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम्स टू बीएससी प्रो क्लासेज। और ये हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पिछले लेक्चरों में पढ़ा था, क्रिस्टल बाइंडिंग पढ़ी थी, यानी कि किस प्रकार से जो हमारे क्रिस्टल होते हैं उनके जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। ठीक है, तो अब तक तो हमने विभिन्न प्रकार के बंधों के माध्यम से ये सारी जानकारी ले ली थी। अब देखेंगे ये जो हमने जो बंध बने थे इनके द्वारा किस तरह से हमारा जो क्रिस्टल होता है वो फॉर्मेशन होता है, यानी क्रिस्टल किस प्रकार से बनता है, क्रिस्टल का आकार कैसा होता है, किस प्रकार की उसकी संरचना होती है। तो इस बारे में हम उसकी जानकारी आज लेंगे। ठीक है भाई, करें शुरू। चलो ठीक है, तो देखो क्रिस्टल संरचना, और ये हाँ आप जब बुक में देखोगे तो ये चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, चलो। तो ठोस पदार्थों में परमाणु एक निश्चित दूरी पर व्यवस्थित होते हैं और यह एक सघन संरचना का निर्माण करते हैं। ये हम जानते हैं कि ठोस में जो परमाणु या फिर अवयवी कण होते हैं उसके जो कितने होते हैं, एक निश्चित दूरी पर होते हैं, क्योंकि बंध हमने देखा था बॉन्ड कैसे थे, निश्चित बॉन्ड थे, मजबूत थे वो लोग, है ना। ठीक है भाई, और इस वजह से इनका जो संरचना होगी, इनके जो स्ट्रक्चर वो कैसा होगा, डेंस होगा। कैसा होगा, डेंस होगा। क्यों? क्योंकि वो नजदीक नजदीक होंगे, और ठोसों में तो हम जानते हैं कि अणु कैसे होते हैं, नजदीक नजदीक होते हैं, तो उनका और भी सघन होंगे वो। ठीक है, चलो भाई। अब ठोस पदार्थों के आकार व आयतन भी निश्चित होते हैं। परमाणु व अणु की क्रिस्टल में व्यवस्था के आधार पर ठोस 3 प्रकार के होते हैं। ये हमारा सब कुछ है ना, ये रिवीजन चल रहा है कक्षा 12वीं का। ठीक है, कक्षा 12वीं का, तो इसलिए हमें इसमें ज्यादा इतना दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। बेसिक बेसिक आपने कक्षा 12वीं में पढ़ रखा है, केमिस्ट्री जब पढ़ी हुई होगी, है ना। तो ठोस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के ठोस होते हैं। बचपन में पढ़ा था ये सारी चीजें। क्रिस्टलीय होता है, अक्रिस्टलीय होता है, और एक होता है पॉलीक्रिस्टलीय। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं जल्दी जल्दी, है ना। तो देखो भाई, सबसे पहले आता है क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस किसको बोलते हैं? क्रिस्टलीय ठोस उसको बोलते हैं जब वो है उसके अणु दूर दूर होते हैं, या फिर हम बोलें कि जब हम किसी सॉलिड को बहुत ज्यादा गर्म कर दें और वो क्या हो जाए, वाष्प अवस्था में चला जाए, और वाष्प अवस्था में जाने के बाद अगर हम उसको क्या करें, ठंडा करें। क्या करें? ठंडा करें। ठंडा कर रहे हैं अब हम उसको, है ना। तो ठंडा करने पर क्या होता है, उसको अगर थोड़ा सा टाइम दे, यानी जैसे दे दे उसको भाई, धीरे धीरे वो ठंडा हो रहा है, तो ठंडा होने के बाद वो द्रव अवस्था से किस अवस्था में आएगा, गैस से द्रव में, और द्रव से ठोस में। तो जब वह ठोस अवस्था में आएगा तब उसके क्या बनेंगे, क्रिस्टल मिलेंगे हमें। क्या मिलेंगे? क्रिस्टल। ठीक है, तो यह उनका क्या है, गुण है। क्या है? गुण है। कैसे? जैसे अपने क्रिस्टल कैसे होते हैं, चीनी देखिए अपनी, चीनी, शक्कर बोलते हो आप जिसको, शुगर, शुगर के क्रिस्टल ही तो होते हैं वो छोटे छोटे, है ना। ठीक है, तो देखो, तो यदि किसी निकाय को ठंडा करते समय एक निश्चित समय निकाय को दिया जाए तो उसके अणु परमाणु निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित हो जाते हैं, और इससे क्या, किसका निर्माण होता है, क्रिस्टल का, और इसको बोलते हैं अपन क्रिस्टलीय ठोस। तो ऐसे ठोस क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, देखो भाई, पहले वाष्प थी, उसको मैंने क्या बना दिया, ठंडा किया तो जल, जल बन गया, और जल को और भी ठंडा किया तो बर्फ, तो बर्फ भी क्या है, क्रिस्टल है। किसका? वाटर का। ठीक है, आइस किसका क्रिस्टल है, वाटर का। ठीक है, अब देखो इसके एग्जांपल्स पे NaCl है, KCl है। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे अभी इसके बारे में। सेकंड आता है अपना अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, एमोर्फस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एमोर्फस। एमोर्फस, इंग्लिश में एमोर्फस बोलते हैं इसको, है ना। तो अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? इनकी क्या नहीं होती, एक निश्चित कोई ज्यामिति नहीं होती है। ठीक है, इनकी क्या नहीं होती है, फिक्स ज्यामिति नहीं होती है। इसके जो अणु होते हैं, इनके इनके जो अवयवी कण होते हैं वो इधर उधर अव्यवस्थित होते हैं। ठीक है, व्यवस्थित नहीं होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम, अक्रिस्टलीय। ठीक है, क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय। एग्जाम्पल्स के लिए जैसे प्लास्टिक हो गया, है ना, प्लास्टिक इसका एग्जाम्पल है, शीशा भी इसका उदाहरण है। ठीक है, शीशा भी इसी का एक उदाहरण है। ठीक है भाई, चलो। फिर आता है पॉलीक्रिस्टलीय ठोस, बहु क्रिस्टलीय ठोस। तो ऐसे क्रिस्टल जो कैसी दीर्घ श्रृंखला बनाए, क्या बनाए, दीर्घ श्रृंखला बनाए, उनको बोलते हैं अपन पॉलीक्रिस्टलीय। एग्जाम्पल के लिए जैसे अपना रबड़ हुआ, क्या हुआ, रबड़ हुआ, रबड़ होती है ना अपनी इलास्टिक, तो वो कैसा होता है, पॉलीक्रिस्टल, पॉलीक्रिस्टलीय। ठीक है, इसके अलावा इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग, इसमें एक्चुअली में क्या होता है, इसके जो जैसे अपना क्रिस्टल ही होता है, तो क्रिस्टल तो ऐसा होता है। ठीक है, क्रिस्टल तो ऐसे होते हैं फिक्स, लेकिन ये जो होता है ना पॉलीक्रिस्टलीय, ये कैसा होता है, ग्रेन के रूप में होता है। कैसे? मतलब इसमें टेढ़े मेढ़े आकार के क्या होते हैं, हिस्से होते हैं इसके। ठीक है,
ये एक क्रिस्टल ही होगा, ये भी क्रिस्टल ही होगा, ये भी क्रिस्टल होगा, लेकिन ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से। तो इसको बोलेंगे अपन क्या, पॉलीक्रिस्टलीय। क्या बोलेंगे, पॉलीक्रिस्टलीय। ठीक है भाई, आ रही है ना बात समझ में। इसको बोलेंगे क्या, पॉलीक्रिस्टलीय। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, ग्रेन होते हैं। ठीक है, ग्रेन होते हैं। और इसके जो जालक है, इसका जो सदिश, इसके जालक सदिशों का अभिविन्यास भी अलग अलग होता है। जालक सदिश क्या होता है, इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो अब देखो, जैसे ही आपके स्टार्टिंग वाले 10 या 9 क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें पूछ लिया जाता है कि भाई क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण, अंतर बताइए क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में। तो उसका ये सारणी बना के और आराम से इसकी प्रॉपर्टीज आपको लिख देनी है, गुण लिख देने हैं। क्या क्या गुण होते हैं देखो भाई, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या क्या होता है। पहला अंतर तो होता है कि जो अपने क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसकी ज्यामिति और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, ज्यामिति, ज्यामिति यानी फिक्स एक आकार होता है, निश्चित आकार होता है। ठीक है, और इसका आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, इसमें जबकि क्या होता है, अक्रिस्टलीय में इसकी संरचना कैसी, इसकी जो संरचना होती है वो क्या नहीं रखते हैं, निश्चित आयतन नहीं रखते हैं, निश्चित आयतन नहीं रखते हैं। ठीक है, इनके आयतन को भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन होते क्या है, ये सॉलिड ही हैं, होते ठोस ही हैं। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, हमारे जो ठोस होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, उनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। और क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, यानी चेंज नहीं होते भाई। जैसे किसी का 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, क्वथनांक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ये नहीं कि कुछ देर बाद क्या हो जाए 120 हो जाए। ठीक है, जबकि अक्रिस्टलीय का क्या होता है, गलनांक व क्वथनांक एक परास में उपस्थित होते हैं, यानी एक रेंज होती है। कैसे कि भाई साहब 120 से 130, ऐसे कोई रेंज दी हुई होगी फिक्स। ठीक है, तो अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस एमोरफस सॉलिड होते हैं, उनका क्या होता है, उनमें जो उनका गलनांक और क्वथनांक है वो एक किस में पाया जाता है, एक पार्टिकुलर रेंज में पाया जाता है, रेंज में, ना कि एक फिक्स होता है। ठीक है, आगे क्या बात समझ में। चलो भाई आगे, अपना जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इसमें परमाणु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो देखो अपना जो क्रिस्टलीय सॉलिड होता है ना, उसमें क्या होता है, एक निश्चित अरे में, एक फिक्स ऐसे व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं क्रिस्टलीय। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, ये लोग एक फिक्स व्यवस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, क्रिस्टल है। देखो फिक्स एक तरीके से ज्यामिति है ना, है या नहीं। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों में कैसे होते हैं, ये इधर उधर फैले हुए होते हैं, कैसे कोई फिक्स ज्यामिति नहीं होती है ना, टेढ़े मेढ़े ऐसे, है ना। आ रही है बात समझ में। ये क्या है, अणु है, ये छोटे छोटे अणु हैं, ठोस के अणु। ठीक है, तो देखो इसकी ज्यामिति भी फिक्स नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है, आकार भी आयतन भी कुछ भी फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये आप अंतर लिख सकते हो क्या, आराम से लिख सकते हो। ठीक है, याद रह जाएगा। चलो भाई, एग्जाम्पल देना हो तो क्रिस्टल ये क्या क्या एग्जाम्पल दे सकते हो आप। NaCl, नमक होता है जो, है ना, नमक का आपने जब सूखा नमक देखा हो कभी, जो बिना पिसा हुआ आता है खेत में डायरेक्ट खदानों से, मतलब जहाँ से निकलता है, जैसे पंचभद्रा डिडवाना, वहां से जब नमक आता है ना, तो आपने नमक देखा होगा। तो गाँवों में अपन ने देखा होगा कि जो नमक होता है, जो बिना पिसा हुआ नमक होता है, वो कैसा होता है, क्रिस्टल में होता है। ठीक है, पत्थर जैसा होता है, और उसके क्या बने होते हैं, क्रिस्टल। ठीक है, तो वो NaCl के क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, और KCl पोटेशियम क्लोराइड के भी क्रिस्टल ही होता है। ठीक है, चीनी देखिए अपनी, चीनी आती है ना, शुगर, वो भी कैसी होती है, क्रिस्टल ही होती है। और अक्रिस्टलीय के उदाहरण क्या है, रबड़ हुआ, प्लास्टिक हुआ आदि। ठीक है, चलो भाई, तो ये तो हो गई बेसिक बेसिक बातें। ठीक है, अब जो मुख्य लड़ाई है वो चालू होती है सॉलिड की। ठीक है, ये तो आप सारी चीजें पहले से ही जानते थे। चलो भाई, तो आपका जो पहला चीज है ये है जालक और आधार। ठीक है, तो जालक और आधार को आपको समझना है और याद भी रखना है, क्या होता है जालक और क्या होता है आधार। ठीक है, तो हमारी जो कहानी थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहानी स्टार्ट हुई थी कि भाई साहब आपका जो जालक है, क्रिस्टल है, वो बन कैसे रहा है, किस प्रकार से वो बन रहा है। तो अब देखो, अपन क्या करते हैं, सपोज करो अपन को मकान बनवाना है। क्या बनवाना है, मकान बनवाना है। क्या बनवाना है, मकान बनवाना है। तो मकान बनवाने के लिए पहले तो अपन बातचीत करते हैं ना, कि भाई साहब इधर वो बना लेंगे, इधर वो कमरा बना लेंगे, इधर वो बनवा लेंगे, जबकि कुछ ईंट वगैरह कुछ नहीं रखी हुई होती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले एक खाका तैयार करते हैं। क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं भाई, कि यहाँ कुछ बना लेना, यहाँ कुछ बना लेना, यहाँ कुछ बना लेना, यहाँ कुछ बना लेना। बनाते हैं या नहीं बनाते, है ना।
तो जब हम क्रिस्टल का निर्माण करते हैं और जब कुछ ऐसे बिंदु बनाते हैं ना, स्ट्रक्चर बनाते हैं, कि स्ट्रक्चर बनाते हैं, कि स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। अभी इस पर कुछ रखा नहीं है, तो इस स्ट्रक्चर को, जैसे सपोज करो मैंने 2 डायमेंशन में एक स्क्वायर बनाया और इसके कॉर्नर पर अपन को कुछ रखना है, इसके कॉर्नर पर क्या रखना है, कुछ रखना है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया ना, इसको बोलूंगा मैं क्या, जालक। क्या बोलूंगा इसको मैं, जालक। क्या बोलूंगा, जालक। बोले तो लेटिस, क्या, लेटिस। ठीक है, क्या बोलूंगा मैं इसको, लेटिस बोलूंगा। ठीक है, और अब मैं क्या रखूंगा इस पर, मेरे अणुओं को रखूंगा, क्योंकि ठोस किससे मिलकर बना होता है, अणुओं से मिलकर बना होगा ना, तो ठोस के अणुओं को रखूंगा मैं यहाँ। मैंने क्या रख दिया, एक अणु यहाँ पे रख दिया, एक अणु यहाँ पर रख दिया, एक अणु यहाँ पर रख दिया, और एक अणु यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो ये जो अणु मैंने रखे हैं, ये जो अणु मैंने रखे हैं, इनको क्या बोलूंगा मैं, इनको बोलूंगा क्या, आधार। क्या बोलूंगा मैं, आधार। कंफ्यूज मत होना है ना, जिसको रखा है वो है आधार, BASIS। ठीक है, आधार को कहाँ रखा है हमने, कहाँ रखा है आधार को, क्रिस्टल के लेटिस में, लेटिस में फंसाया है इनको अपन ने, है ना, लेटिस में फंसाया है मैंने इनको। ठीक है, तो एक बार परिभाषा देख लेते हैं पहले, है ना। तो देखो, एक नियमित आवर्तित व्यूह जिस पर परमाणु रखे जाते हैं जालक कहलाता है। ठीक है, और वो जो अभी अपन ने जो स्ट्रक्चर तैयार किया था, ये कैसा होना चाहिए, नियमित होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। ठीक है, तो रेगुलर व्यू है, ये व्यू ही तो है, ये व्यू, व्यू बोलते हैं इसको, है ना, व्यू। चक्र व्यू सुना है आपने, चक्र व्यू, आ व्यू, मैट्रिक्स पढ़ी हो तो मैट्रिक्स में आ व्यू। व्यू क्या होता है, एक तरीका होता है उसमें अपन चीजों को अरेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या अरेंज कर दिया, इनको अणुओं को रख दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन क्या, जालक। इसको क्या बोलेंगे, जालक। ठीक है, और इन अवयवी कणों को आधार कहते हैं, और जिन अवयवी कणों को मैंने रखा है इनको क्या बोलते हैं, आधार कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो, तो अब देखो, ये जो लैटिस, आधार और जालक है, ये जो आधार और जालक है, ये मिलकर के क्या बनाते हैं, आधार। ये तो क्या है अपना, लैटिस। ठीक है, और सपोज करो ये क्या था मेरा, ये क्या था मेरा, आधार था। तो ये मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, क्रिस्टल का, क्रिस्टल का। ठीक है, तो आधार प्लस चालक मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, क्रिस्टल का। ठीक है, आ रही है बात समझ में। और एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो भाई, सपोज करो मैंने सोचा मेरा जो सॉलिड है, ठोस है, उसका जो मेरे को क्या बनाना है, क्रिस्टल बनाना है। तो उस क्रिस्टल में मेरे को कुछ अणुओं को इस प्रकार से व्यवस्थित करना है। देखो, मैंने एक मन ही मन में सोचा, कोई स्ट्रक्चर तैयार किया। तो मैंने कैसा स्ट्रक्चर तैयार किया, सोचो, ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया, इसको बोलते हैं क्यूबिकल, है ना, गणीय। ये मैंने क्या कर लिया, स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। तो ये तो क्या है, जालक है। ये क्या है, जालक है, लेटिस है। ठीक है, और देखो ये घनीय है, तो इसके आगे नाम लगा दिया घनीय, घन जैसी संरचना है इसकी, इसको बोल देंगे क्यूबिकल, क्यूबिक। ठीक है, अब अब मैंने इस पर, अभी तक क्या है, केवल ये लेटिस है, अभी तक क्या है, केवल एक लेटिस है, केवल जालक है ये। ठीक है, अब मैंने इस पर क्या कर दिया, मैंने इस पर क्या रख दिए, अणु भी रख दिए, मेरे अणु रख दिए। एक सपोज करो यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, 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 और यहाँ रख दिया। ठीक है, तो ये जितने भी कॉर्नर हैं जहां पर मैंने इनको रखा है, ठीक है, ये जो चीज रखी हुई है, इसको बोलेंगे क्या, आधार। ये क्या है, आधार। बेसिस बोलते हैं इनको, BASIS, बेसिस। ठीक है, क्या है ये, बेसिस है, ये क्या है, बेसिस। ठीक है, तो देखो, आधार और बेसिस। ठीक है, तो ये तो क्या था मेरा, चालक था, और ये बेसिस था। अब ये जो पूरी संरचना, कंप्लीट जो संरचना बनी है, कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, ये है क्या हमारा, ये है हमारा क्रिस्टल। क्या है, क्रिस्टल। अब बना है ये हमारा क्रिस्टल। आगे की बात समझ में। ठीक है, क्रिस्टल क्या बना, आधार प्लस जालक मिलकर के क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। ठीक है, आधार जिसको रखते हैं, और जालक जिस पर रखते हैं। ठीक है, जिस पर रखते हैं। आगे बात समझ में। चलो, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आता है अपना जालक सदिश। ठीक है, अब जालक तो पढ़ लिया अपन ने, जालक कैसा था, ऐसा ही तो था जालक। ये मेरा जालक था। ठीक है,
ये मेरा जालक बन गया, ठीक है, ये जालक बन गया। अब मेरे को बात आती है जालक सदिश की। तो जालक सदिश क्या होते हैं, देखो सदिश क्या करते हैं। सदिश अपन जो पढ़ रहे थे, वेक्टर पढ़ा था, पोजीशन वेक्टर पढ़ा था ना, स्थिति सदिश पढ़ा था, ठीक है। तो जालक सदिश में क्या करते हैं, जैसे हमें किसी क्रिस्टल में, क्योंकि अपने पास क्रिस्टल होगा, क्रिस्टल में बहुत सारे जालक होंगे, है ना। क्रिस्टल में क्या होंगे, कोई भी क्रिस्टल है उसमें जालक होंगे बहुत सारे, ठीक है। कोई भी ठोस में क्रिस्टल होंगे और क्रिस्टल में जालक होंगे, ठीक है। तो हमें किसी जालक की क्या बतानी है, हमें पोजीशन बतानी है। क्या बतानी है, पोजीशन बतानी है। क्या बतानी है, जालक की स्थिति क्या बतानी है, जालक की स्थिति बतानी है, ठीक है। जालक की स्थिति बताने के लिए जिस सदिश का उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं हम क्या, जालक सदिश। क्या बोलते हैं, जालक सदिश, ठीक है। ये तो हो गई अपनी सीधी भाषा में। अब थोड़ा थ्योरेटिकल देखते हो इसको, है ना। तो क्रिस्टल में जालक की स्थिति को व्यक्त करने के लिए एक काल्पनिक निर्देश तंत्र की कल्पना की जाती है, ठीक है। अब मनी मन सोच रहे हैं इसको काल्पनिक है, ये टोटली इमेजिनरी है ना, ठीक है। जिसकी अक्ष क्रमशः ए बी सी है, और यहाँ ए बी सी जालक के सदिश कहलाते हैं, ठीक है। देखो यहां पर आ जाओ इधर। मैंने क्या किया, ये मेरा क्या था, जालक था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस जालक में देखो मेरे को कुछ दिख रहा है। मेरे को क्या दिख रहा है कि ये स्ट्रक्चर दिख रहा है एकदम, ये और ये, ठीक है। तो ये जो एक्सिस थी ना, ये तीन एक्सिस मैंने बनाई है, इमेजिनरी एक्सिस मान लो। और मैंने बोल दिया, इसको नाम दे दिया ए, ठीक है। और इसको नाम दे दिया बी, इसको दे दिया क्या, ठीक है। तो ये जो ए बी सी है, ये जो ए बी सी है, इनको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे हम, जालक सदिश। क्या बोलेंगे, जालक सदिश, ठीक है। और इजीली इसको समझे तो देखो, मैंने क्या बनाया, एक एक्सिस बनाई, ठीक है। इस एक्सिस का नाम, जैसे एक्स वाई जेड होते हैं ना अपने नॉर्मली कार्तीय निर्देश तंत्र में, इसी प्रकार से हमने यहाँ पर भी मान लिया इनको। इधर मान लिया ए, इधर बी, उधर, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ए वेक्टर, तो बी वेक्टर, तो इसको सी वेक्टर, ठीक है। ये बताते क्या है, यह केवल इस चीज को बताते हैं कि भाई साहब आपका जो जालक है वह कहाँ पर स्थित है, ठीक है, कहाँ पर स्थित है। तो जालक की स्थिति को बताने के लिए जालक सदिश का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो भाई। अब देखो, ए और बी के बीच में, इनके बीच में कोई एंगल होगा, उसको मैं नाम दे दूंगा क्या, एल्फा। बी और सी के बीच में कोई एंगल होगा, उसको दे दिया क्या मैंने, बीटा। और सी और ए के बीच में जो एंगल होगा उसको क्या नाम दे दिया मैंने, गामा। क्या दे दूं, गामा दे दूं, गामा। गामा है ना, ठीक है। और देखो, भारतीय निर्देश तंत्र जब हम पढ़ते थे तो वहां पर तीनों अक्षें थी हमारी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। वो तीनों क्या थी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी, तीनों क्या थी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस केस में आवश्यक नहीं है कि ये परपेंडिकुलर ही हो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के लंबवत हो, यह आवश्यक नहीं है ना। तो कोई आवश्यक नहीं है, लंबवत हो, लंबवत, ठीक है। कोई आवश्यक नहीं है ये लंबवत हो भी सकता है, हो भी सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि इनके बीच में अल्फा बीटा गामा है ना, ये हम देखेंगे कहीं कम रहेगा, कहीं 90 डिग्री से ज्यादा भी रहेगा, कम भी रहेगा, है ना। तो ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है। आगे की बात समझ में, तो जालक सदिश, अब आगे बात समझ में याद आ जाएगा ना। जालक सदिश किसको बोलते हैं, कि किसी भी क्रिस्टल में जालक की स्थिति को व्यक्त करने के लिए जिस सदिश का उपयोग किया जाता है उसको जालक सदिश कहते हैं, ठीक है। चलो भाई, ये इसको और यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है। एंगल भी बता दिया इसने, ठीक है। चलो भाई, अब देखो, ये क्या कुछ डेफिनेशन है आपकी जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो एक और है, वेरी इंपॉर्टेंट, अभाज्य कोशिका, अभाज्य कोष्ठिका, अभाज्य कोष्ठिका, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रिमिटिव सेल, प्रिमिटिव सेल, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है ना, प्रिमिटिव सेल होती क्या है। यूनिट सेल सुना है आपने, एक तो एक वो दूसरी और होती है, एक होती है इकाई कोष्ठिका, इकाई कोष्ठिका, ठीक है। तो देखो भाई,
जो हमारी अभाज्य कोष्ठका होती है, अभाज्य कोष्ठका, जैसे सपोज करो मैं 2 डायमेंशन में ले रहा हूँ, ये कोई मेरी कोष्ठका है, ठीक है, ठीक है। तो अगर ये पूरी कोष्ठका केवल 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 एक अणु को रखती है, क्या करती है, एक अणु को रखती है, यानी कि ये जो पूरी कोष्ठका है, ये जो पूरी कोष्ठका है, एक्चुअली में कोष्ठका ऐसी रहेगी अपनी, है ना, ये जो मेरी कोष्ठका है, सेल, है ना। कोष्ठका किसे कहते हैं, जिसकी पुनरावृत्ति, अरे अपने शरीर में कोशिका पढ़ी है ना अपन ने विज्ञान में, जीव विज्ञान पढ़ी थी, बायोलॉजी, जिसमें अपन ने क्या पढ़ी थी, कोशिका पढ़ी थी ना। तो कोशिका की पुनरावृत्ति से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार से ये जो सेल है ना, यहाँ पर जो कोशिका है, उसके निर्माण से किसका निर्माण हुआ है, उसकी पुनरावृत्ति से किसका निर्माण हुआ है, ठोस का, ठीक है। तो वही सेल है, सबसे छोटी से छोटी इकाई, ठोस की छोटी से छोटी इकाई है ये, है ना, छोटी से छोटी इकाई है सेल, ठीक है। तो अगर ये पूरी सेल, ये पूरी जो कोशिका है, ये पूरी कोशिका है, ये अगर केवल एक अणु को, केवल एक अणु को ही रखती है, केवल इसके अंदर क्या हो, केवल एक ही अणु हो, ठीक है, काट पी करके, यानी इसके कोनों के वालों को जोड़ के, अंदर के बाहर को सबको जोड़ के, अगर केवल एक ही अणु को रखती है, तो इसको बोलेंगे अपन क्या, अभाज्य कोष्ठिका, क्या बोलेंगे, अभाज्य कोष्ठिका, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, अभाज्य कोष्ठिका, ठीक है। आगे बात समझ में, अभाज्य कोष्ठिका। अब देखो, ये मैंने बहुत सारे क्या बनाए, अणु बनाए, जालक बनाया है, ठीक है। अब मैंने क्या बनाई, एक कोष्ठिका बनाई, ये कोष्ठिका बनाई, ये सेल बनाई मैंने, तो इस सेल में कितना अणु है, एक अणु है, तो ये कैसी सेल कहलाएगी, अभाज्य कोष्ठिका, अभाज्य कोष्ठिका। आगे की बात समझ में, वह कोष्ठिका जिसका आयतन कैसा हो, मिनिमम हो, न्यूनतम हो, और उसमें कितना अणु हो, केवल एक अणु हो, उसको बोलेंगे क्या, अभाज्य कोष्ठिका, ठीक है। चलो भाई, और देखो, इसका एक एग्जांपल और, सपोज करो, और कैसा केस हो सकता है, मेरी एक कोष्ठिका कैसी है, ऐसी है, ठीक है। अब इसके पास भी और एक कोष्ठिका इधर इस कॉर्नर पर होगी, एक इस पर होगी, एक इस पर होगी, ऐसी तो होगी है। मैं इस कोष्ठिका की बात कर रहा हूँ, मैं इस कोष्ठिका की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस कोष्ठिका की बात कर रहा हूँ मैं, ओनली इस कोष्ठिका की। तो देखो, अगर यहाँ पर एक अणु हुआ, ठीक है, और एक अणु यहाँ पर मौजूद हुआ, यहाँ पर मौजूद हुआ, और एक अणु यहाँ पर मौजूद हुआ, है ना? तो देखो भाई, ये वाली जो कोष्ठिका है, ये वाली जो कोष्ठिका है, इसके हिस्से में कितना अणु आया, इसके हिस्से में कितना अणु आया, देखो ये वाले अणु का कितना आ रहा है, 1/4, ये वाले अणु का 1/4, ये वाले अणु का 1/4, और ये वाले अणु का 1/4, चारों को ऐड करो कितना हुआ, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, कितना आया, 1। तो देखो ये कैसी सेल है, ये अभाज्य कोष्ठिका है, ये कैसी है, अभाज्य कोष्ठिका है, अभाज्य कोष्ठिका है। आगे क्या बात समझ में, अब पता चल गया, अभाज्य कोष्ठिका किसे कहते हैं, वह कोष्ठिका जो केवल एक अणु को ही अपने साथ रखे, उसको बोलते हैं अभाज्य कोष्ठिका, ठीक है। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और देखो, अब देखो, ये तो हो गई अपनी अभाज्य कोष्ठिका, अब आती है एकक कोष्ठिका, अब आती है एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका, ये दूसरी परिभाषा है ना, ये दूसरी चीज है। एकक कोष्ठिका क्या होती है, एकक कोष्ठिका क्या होती है, होती तो ये भी मिनिमम आयतन है, ये क्या है, छोटी से छोटी कोष्ठिका, ठीक है, क्या होती है, छोटी से छोटी कोष्ठिका, लेकिन 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 इसमें क्या हो सकता है, एक से अधिक, एक से अधिक अवयवी कण, अवयवी कण हो सकते हैं, ठीक है। होती तो ये भी छोटी से छोटी है, लेकिन इसमें एक से अधिक कण हो सकते हैं, कण या अवयवी कण, अवयवी कण क्या हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, क्या बोलते हैं, प्रोटॉन नहीं, अपना परमाणु भी हो सकता है और अणु भी हो सकता है, ठीक है, परमाणु भी हो सकता है और अणु भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक से अधिक अवयवी कण हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो, एक से अधिक अवयवी कण भर दिए मैंने, जैसे
तो देखो एक 1/4 1/4 1/4, तो 1/4 तो एक तो ये हो गया और एक ये वाला हो गया, कितने हो गए ये 2। इन कोष्ट का वही है, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसमें से इस एक वाले को निकाल दूं, इस एक वाले को निकाल दूं, इस एक वाले को निकाल दूं, इसको मैं बाहर निकाल दूं, तो ये कैसी बन जाएगी, प्रिमिटिव सेल रह जाएगी। तब तो क्या रहेगी, अभाज्य कोष्ठका रह जाएगी, है ना। और अगर मैं इसमें एक रख देता हूं तो ये क्या हो जाएगी, इकाई कोष्ठका, है ना, इकाई कोष्ठका। आगे बात समझ में, चलो भाई ठीक है। तो अब इस बात को मैं लेकर एक बात कह सकता हूं कि अभाज्य कोष्ठका न्यूनतम आयतन की वह कोष्ठका होती है जो कि प्रति कोष्ठका एक परमाणु को रखती है, प्रति कोष्ठका एक परमाणु को रखती है, प्रति कोष्ठका केवल एक परमाणु को ही अपने पास रखती है, ठीक है। ये हो गई, ये कौन सी हो गई, अभाज्य कोष्ठका। ठीक है। और अगर इसमें दो हैं ना, या फिर बोले एक से अधिक हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एकक कोष्ठिका, है ना। और परिभाषा बोलेंगे वह छोटी से छोटी इकाई, है ना, वह छोटी छोटी इकाई, ठीक है, जिसमें क्या हो, केवल एक अणु हो, एक परमाणु मौजूद हो, तो उसको बोलेंगे अभाज्य कोष्ठका। अदरवाइज इसको बोलेंगे क्या, एकक कोष्ठका, ठीक है। इसका नाम है यूनिट सेल, यूनिट सेल, उसको बोलेंगे प्रिमिटिव सेल ना, रह जाएगा याद, ठीक है। आपसे डायरेक्ट अंतर पूछ लेता है कि भाई एक कोष्ठका और इकाई कोष्ठका की परिभाषा दीजिए, तो आपको लिख देना है ये सारी बात, ठीक है। चलो भाई, तो देखो इसके फिर से रिवीजन कर लेते हैं। एक कोष्ठका न्यूनतम आयतन की वह कोष्ठका होती है जिसमें प्रति कोष्ठका एक से अधिक परमाणु रह सकते हैं, एक से अधिक परमाणु रह सकते हैं, एक से अधिक परमाणु रह सकते हैं, ठीक है। और एक अभाज्य कोष्ठका एकक कोष्ठका हो सकती है, परंतु एकक कोष्ठका अभाज्य कोष्ठका नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखो भाई, मेरे पास क्या थी, एक क्या थी, अभाज्य कोष्ठका है, ठीक है, क्या है, अभाज्य कोष्ठका है, ठीक है। अब ये अभाज्य कोष्ठका, अभाज्य कोष्ठका क्या है, एकक कोष्ठका भी हो सकती है, एकक कोष्ठका। भाई एकक कोष्ठका तो ऑलरेडी है ही, है ना, एकक कोष्ठका तो है ही। पर अगर अगर केवल इसमें एक होता, केवल अगर इसमें क्या होता एक, तो ये कैसी होती, कैसी होती है, अभाज्य कोष्ठका होती, है ना। तो एकक कोष्ठका क्या होती है हमारी, अभाज्य कोष्ठका भी होती है, क्या होती है, अभाज्य कोष्ठका होती है। और देखो जितनी भी अपनी एकक इकाई कोष्ठकाएं, जितनी भी अपनी एकक कोष्ठकाएं ऐसी है, ठीक है, इसमें अगर मैं ये इसको नहीं भी रखूं तो भी क्या फर्क पड़ेगा, है ना। यूनिट सेल तो ये रहेगी, यूनिट सेल तो ये रहेगी, है ना, इसी की पुनरावृत्ति से तो बन रहा है, इसी को मैं अगेन अगेन लगा बनाता जाऊं इसको ही, तो ये तो मेरे क्रिस्टल का निर्माण होगा ना, है ना। आगे बात समझ में, चलो ठीक है। अब एक लाइन और, अपनी जो अभाज्य कोष्ठका होती है ना, अभाज्य कोष्ठका, अभाज्य कोष्ठका, इसका आयतन होता है कितना, देखो अपनी अभाज्य कोष्ठका कैसी होती है, ऐसी होती है ना। तो इसमें देखो जालक वेक्टर कितने हो गए, 3 वेक्टर हो गए, कौन सा है, एक तो ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया सी वेक्टर, ठीक है। तो जब ये अपन क्यूब का इसका जब आप आयतन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, वॉल्यूम, क्या आयतन निकालते हैं। तो भाई बताओ, जब 3 सदिश दिए हुए होते हैं तो आयतन क्या होता है हमारा, 3 सदिश दिए हुए होते हैं तो आयतन होता है क्या, v इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस, एक मिनट, ए वेक्टर v इक्वल टू ए वेक्टर डॉट v क्रॉस c, ठीक है। ये होता है अपना वॉल्यूम, ठीक है। आगे बात समझ में, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, 3 वेक्टर जब हमें दिए हुए हों और आयतन हमें निकालना हो, तो ये सदिश का क्या है, गुणधर्म है ना, क्या है, सदिश का गुणधर्म है, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये होता है अपना आयतन, ठीक है। अब एक देखो, एक और चीज,
अब एक साइंटिस्ट हुआ था विग्नर, है ना, तो उन्होंने क्या किसकी खोज की, विग्नर सिड्ज कोस्ट का, विग्नर सिड्ज कोस्ट का, ठीक है, विग्नर, SIDEZ सेल, ठीक है, ये है। तो विग्नर सिड्ज सेल क्या होती है, ठीक है, तो विग्नर सिड्ज सेल ये होती है भाई साहब आपकी, अगर अगर आप क्या करो, किसी दिए गए जालक बिंदु के चारों ओर का वह क्षेत्र जो किसी अन्य जालक बिंदु की तुलना में दिए गए जालक बिंदु के सबसे नजदीक हो, इस क्षेत्र को विग्नर सिड्ज कोशिका कहते हैं। देखो कुछ नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि आपके पास कोई क्या है, एक अणु है, ठीक है, तो इसके नजदीक वाला ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है, इसको बोलेंगे अपन क्या, विग्नर सिड्ज क्षेत्र, विग्नर सिड्ज कोशिका। अब इसकी और अच्छे से कैसे समझेंगे इसको, तो इसको समझने के लिए आपको विग्नर सिटीज को क्या बोलेंगे अपन, कि भाई साहब आपके पास जैसे सपोज करो क्या है, बहुत सारे परमाणु हैं, ठीक है, क्या है, बहुत सारे परमाणु, एक परमाणु ये रहा, एक परमाणु ये रखा, ये परमाणु रखा, ठीक है, ये रखा, ये रखा, ये रखा, ये रखा, ये रखा, ये रखा, ठीक है, और भी है, ये रखा। आपको सपोज करो किसी भी जिस परमाणु के लिए बिगिनर सिड्ज कोष्ट का निकालनी है, यानी बिगिनर सिड्ज कोष्ट का निकालनी है, उस पर ध्यान से देखो, उसको क्या करो, ध्यान से देखो, और उस पर क्या करो, उसके जितने भी नजदीक वाले बिंदुओं से उसको मिला दो, इसको मिला दिया, 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 और इसको भी मिला दिया, ठीक है, सबको क्या करो, मिला दो भाई, सबको मिला दिया मैंने। और अब इन सबको मिलाने के बाद क्या किया, जितनी भी आपने लाइंस खींची हैं, जितनी भी आपने क्या खींची हैं, लाइंस खींची हैं, उन लाइंस पे क्या करो, उनके आधे भाग का, यानी कि ये जो लाइन है इसका आधा, यानी ये रहा, उस पे क्या डालो, एक परपेंडिकुलर डालो, तो मैंने क्या डाला, इस पे परपेंडिकुलर डालो, एक इस पर परपेंडिकुलर डालो, जितनी भी लाइन है उनके आधे आधे पर क्या डाल दो, परपेंडिकुलर डाल दो, इसके परपेंडिकुलर ये डाल दिया, इस पर परपेंडिकुलर ये डाल दिया, इस पर परपेंडिकुलर ये डाल दिया, और इस पर परपेंडिकुलर ये डाल दिया, ठीक है। तो देखो जैसे ही मैंने इस पर ये परपेंडिकुलर डाला, जैसे ही मैंने इस पर ये परपेंडिकुलर डाला, तो मेरे को एक रीजन मिल गया, एक रीजन मिल गया, जिसमें मैंने क्या किया, और आसपास वाले अणु थे उनको छोड़ दिया, इन सबको छोड़ दिया, और देखो ये वाला एक रीजन सा मिला मेरे को, ये ये ये, है ना, तो ये वाला जो रीजन मिला है अपन को, ये वाला जो रीजन मिला है, ये वाला ये, इसको ही बोलते हैं, अब देखो ये बंद एक पोस्ट का बन गई ना, तो इसको बोलेंगे क्या, बिगिनर स्विड्ज, स्विड्ज बोलते हैं ना, स्विड्ज, स्विड्ज पोस्ट का, बिगिनर स्विड्ज पोस्ट, क्या बोलेंगे, बिगिनर स्विड्ज पोस्ट का। आगे के बात समझ में, इसको बोलेंगे क्या, बिगिनर स्विड्ज कोर्स का, ठीक है। आपसे पूछ भी सकता है कि बिगिनर स्विड्ज कोर्स का आयतन कैसे निकालेंगे, तो देखो इसके लिए कुछ नहीं करना होता है आपको, पहले सबसे पहले विधि भी लिखनी है ना प्रॉपर, तो ये सारी चीज जो मैंने बोली है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो किसी दिए गए जालक बिंदु के चारों ओर का वह क्षेत्र जो किसी अन्य जालक बिंदु की तुलना में दिए गए जालक बिंदु के सबसे नजदीक है, तो देखो ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो वाला क्षेत्र है, यही तो इसके नजदीक है, बजाय इनके, ठीक है, तो ये वाला सबसे नजदीक है, इस क्षेत्र को विग्नर सिड्ज कोष्ठ का कहते हैं, और ये जो क्षेत्र है इसको विग्नर सिड्ज कोष्ठ का कहते हैं। इसकी विधि क्या है, इसकी विधि यही है कि सर्वप्रथम जालक में किसी बिंदु को मूल बिंदु मानते हैं, तो सबसे पहले अपने इस बिंदु को मूल बिंदु माना था, है ना, अब इसके बाद क्या किया, इस बिंदु के सभी निकटवर्ती जालक बिंदु से जोड़ते हैं, सबसे निकटवर्ती जालकों को मैंने जोड़ दिया। अब इन रेखाओं या सदिशों पर लंब समर्थ विभाजक रेखा या तल खींचते हैं, जिससे हमें विग्नर सिड्ज कोशिका मिल जाती है। कुछ नहीं किया उसने, आधे भाग पर जाकर के और एक परपेंडिकुलर डाल दिया सारी रेखाओं पर, ठीक है, और इसके बाद हमें ये एक बंद क्षेत्र मिल गया, जिसको मैंने क्या बोल दिया, विग्नर सिड्ज कोष्ठ का, ठीक है। चलो भाई, इसकी आकृति जब हम इसको दूर से देखते हैं ना, दूर से इसको और छोटा करके, तो ये कैसी दिखेगी हमें, कैसी दिखेगी, कुछ कुछ ऐसी दिखेगी दूर से, ये है विग्नर सिड्ज कोशिका, इसके चारों ओर, ये इस अणु के चारों ओर, ठीक है, ये वाला हो ही गया, ठीक है। चलो भाई अब एक नई चीज,
अब देखो भाई, हमने ये बात देख ली कि किस प्रकार से जालक और आधार मिलकर के क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब हमारा जो कोष्ठका आई थी, कोष्ठका बन गई थी ना जालक और उनके, ऐसी कोष्ठका बनी थी कुछ कुछ। तो ये जो कोष्ठका है इसका घनत्व कितना होगा, इसका घनत्व कितना होगा, इसकी डेंसिटी क्या होगी। तो डेंसिटी क्या होगी, यानी ये जो आयतन है ना, ये जो आयतन है, ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में कितने अणु मौजूद होंगे, कितने अणु मौजूद होंगे, वही क्या होगा, इसका आयतन होगा। अणु का मतलब द्रव्यमान होना, है ना, द्रव्यमान होना, ठीक है। देखो क्या करते हैं, क्रिस्टल संरचना में अपना कोई भी क्या है, क्रिस्टल है, ठीक है। इसका आयतन क्या है, V है, क्या है आयतन, V है, ठीक है। और इसमें क्या है, M मास है, क्या है, M मास है, क्या है, M मास है, ठीक है। और M मास किसका है, इसमें क्या है, क्योंकि इसके कॉर्नर पर क्या थे, अणु थे, है ना। तो कितने अणु थे, सपोज करो N अणु थे, स्मॉल n अणु थे। तो स्मॉल n अणुओं का टोटल कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, कुल द्रव्यमान क्या हो जाएगा, N और M, क्या हो जाएगा, N M, स्मॉल n का गुणा कर दिया, इतने तो अणु है और इतना एक अणु का द्रव्यमान है, ठीक है। तो ठीक है, तो अपना जो घनत्व होगा, घनत्व यानी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी, डेंसिटी हो जाएगी क्या अपनी, मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है अपना, Nm, और वो क्या है अपना V, वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आ गई अपनी डेंसिटी को क्या से, रो, रो दिखा दे, रो, ठीक है। तो देखो भाई, ये तो आ गया अपना Nm। अब देखो ये जो N होता है ना, N, ये M, तो ये M स्मॉल m किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, कुल द्रव्यमान अणुभार, बोलते हैं अणुभार, बोलते हैं अणुभार। और नीचे क्या होता है, आवोगाद्रो संख्या, क्या होती है, आवोगाद्रो, 11वीं कक्षा से आप पढ़ते आ रहे हो इसको, आवोगाद्रो संख्या को, है ना, आद्रो, ठीक है। तो देखो ये वाली वैल्यू मैं इसमें पुट करूं तो क्या आएगा, देखो अपना रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एम अपॉन क्या था, वी, एन की जगह पर एन आ जाएगा, और एम की जगह पर कैपिटल ए अपॉन एन ए और अपॉन वी, ठीक है। मैंने क्या किया, इस एम की जगह पर, स्मॉल एम की जगह पर क्या रख दिया, एम ए अपॉन क्या रखा, एन, ठीक है, याद रह जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको और नीचे और कर सकते हैं अपन, और क्या रख सकते हैं इसमें, ये V है ना, V, ये V क्या है, आयतन है किसका, एकक कोष्ठका का, किसका, एकक कोष्ठका का, है ना। तो देखो इस एकक कोष्ठका का क्या है, ये आयतन है V। तो अपना रो हो जाएगा क्या, एन एम ए अपॉन एन ए अपॉन V, याद रह जाएगा क्या, ये हो गया अपना घनत्व, ठीक है। एन क्या है यहाँ पर, परमाणुओं की संख्या, एम ए क्या है, अणु भार, एन ए क्या है, अवोगाद्रो संख्या, और वी क्या है अपना आयतन, क्या है आयतन, आयतन किसका, जिस कोष्ठका का हम निकाल रहे हैं, कोष्ठका का आयतन। और ये क्या आ जाएगा इसका, रो घनत्व, ठीक है, क्या आ गया इसका घनत्व, ठीक है। चलो भाई, ठीक है। अब आता है अपना क्या, स्थानांतरण सदिश, क्या है, ट्रांसलेशनल वेक्टर, स्थानांतरण सदिश, स्थानांतरण सदिश, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको ट्रांसलेशनल वेक्टर, कैपिटल टी बोलते हैं इसको, है ना, कैपिटल टी। तो देखो ट्रांसलेशनल वेक्टर, सबसे समझ ट्रांसलेशन हो रहा होगा, है ना, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल वेक्टर, ट्रांसलेशन क्या होता है, जैसे अपना कोई क्रिस्टल जालक है, क्या है, क्रिस्टल है अपना, ठीक है, कैसा क्रिस्टल है, ऐसा ये क्रिस्टल है ना, और आगे भी बढ़ रहा है ये, ना? जो भी है अपना ऐसा क्रिस्टल है, कुछ भी गलत बन गया क्या, ये अपना क्रिस्टल है, ठीक है। और इसकी ये क्या है, लंबाई क्या है, ए है ना, ये वाली लंबाई, इसकी हाइट कितनी है, ये है,
और इसकी चौड़ाई कितनी है, ये खोज करो ये है। ठीक है, तो आपको क्या होता है, जैसे मैं जालक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाता हूँ, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाना होता है, तो मैं उसके लिए एक राशि डिफाइन करता हूँ, एक वेक्टर डिफाइन करता हूँ, जिसका नाम दे देता हूँ मैं क्या, ट्रांसलेशनल वेक्टर टी। ट्रांसलेशनल वेक्टर टी, ठीक है, स्थानांतरण सदिश टी। ठीक है, तो कृषि क्रिस्टल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, ठीक है, या फिर ऐसे देखें कि जब हम टी की, ये जो टी है ना, ये ट्रांसलेशन वेक्टर है, तो ट्रांसलेशन वेक्टर जैसे सपोज करो ये मेरा ट्रांसलेशन वेक्टर टी है, तो इस दिशा में देखने पर मेरे को क्या दिखते हैं, क्रिस्टल के ऑर्गेनाइज दिखाई देता है, क्रिस्टल की क्या दिखाई देती है, ज्यामिति दिखाई देती है, क्रिस्टल की क्या दिखाई देती है, ज्यामिति। ठीक है, तो देखो क्रिस्टल या जालक के किसी एक बिंदु, मूल बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक जाने के लिए एक संक्रिया का उपयोग करते हैं, और इस संक्रिया को क्या कहते हैं, स्थानांतरण संक्रिया कहते हैं, और इसे टी से प्रदर्शित करते हैं, इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखो ये था, सपोज करो मेरा एक क्रिस्टल था। अब इस क्रिस्टल में क्या किया मैंने, ये तो मेरा था, सपोज करो ए था, इधर है, इसको बोल देता हूँ मैं क्या, ये जो डिस्टेंस थी इसको क्या बोला, ए। पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, कलर जिससे दिख जाए, ए है ना, ये वाली डिस्टेंस थी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस थी सपोज करो क्या, बी, और ये वाली डिस्टेंस थी क्या, सी। सपोज करो मेरे को क्रिस्टल में, सपोज करो मेरे को क्रिस्टल में कहाँ जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है, ए डायरेक्शन में जाना है। क्या जाना होगा मेरे को, ए डायरेक्शन में जाना है। सपोज करो मैं कितना चला, ए वेक्टर चल दिया, इस डायरेक्शन में कितना चला, ए चला। ठीक है, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप बी डायरेक्शन में भी चले, कितने चले, बी डायरेक्शन में भी चले। सपोज करो किस में चले, बी डायरेक्शन में भी चले, कितने चले, बी चले, तो मैंने क्या कर दिया, बी लिख दिया। ठीक है, और मैं किधर चला, सी डायरेक्शन में चला, ये सी तो है मेरी डायरेक्शन, ये वाली देखो ये सी चला, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, सी, इसको मैंने क्या लिख दिया, सी वेक्टर। ठीक है, लिख दिया। ए डायरेक्शन में ए चला, इसमें बी चला, इसमें सी चला, ये तो मैंने चल ली भाई, तीनों दिशाओं में चल लिया। ठीक है, अब कुछ ना कुछ परिमाण भी होगा कि भाई कितना जैसे अपन चलते ना, 1 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर, कितना किलोमीटर चला, तो मैंने बोला कि भाई साहब मैं तो इसमें चला N1, कुछ क्वांटिटी होगी 2 3 5 है ना, बी में भी N2 चलाऊंगा, और सी में भी N3 चलाऊंगा, है ना। तो देखो एक वेक्टर बन गया, N1 ए वेक्टर प्लस N2 बी वेक्टर प्लस N3 सी वेक्टर। ठीक है, तो ये जो पूरी हमें वेक्टर मिली है, ये जो पूरा वेक्टर मिला है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, इसी को क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसलेशन वेक्टर। इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन वेक्टर, क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन वेक्टर। ठीक है, आगे बात समझ में, ट्रांसलेशन वेक्टर। अब एक चीज और, सपोज करो आप कहां पर थे, यहां पर थे, है ना, कहाँ थे आप, यहाँ पर थे। ठीक है, और मैंने अब इसको बोल दिया क्या, आर, कि भाई साहब इस जगह का नाम क्या है, आर। ठीक है, क्या है इस जगह का नाम, आर, और आपको कहाँ पहुंचना था, सपोज करो कहीं पर पहुंचना है, किसी एक अदर डिस्टेंस पर पहुंचना है। तो ठीक है, तो आपको जैसे सपोज करो आर से आर डैश पर पहुंचना है, आर से आर डैश पर पहुंचना है। ठीक है, कहां से कहां पहुंचना है, आर से आर डैश पर, तो आर से आर डैश पर कहां पहुंचना है, आर डैश पर, कहां से, आर से। ठीक है, तो कितना चलना पड़ेगा, टी, कितना, टी, ट्रांसलेशनल वेक्टर के बराबर, ट्रांसलेशनल वेक्टर के बराबर। आगे की बात समझ में, ठीक है, ये है अपना ट्रांसलेशनल वेक्टर, यहाँ पे स्थानांतरण सदिश। ठीक है, सीख गए क्या इसकी मैथमेटिक्स, आई होप आप सीख गए होंगे, है ना। ठीक है, चलो भाई, अब देखो एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं इसके। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल करते हैं इसका। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, टी बराबर N1 ए, एन ए का क्या है, मैग्नीट्यूड ये है, मैग्नीट्यूड ही तो है ये, ए का मैग्नीट्यूड है, ये बी का मैग्नीट्यूड है, ये सी का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, चलो भाई अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो मैंने क्या किया, मैं 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, है ना, 2D की। ठीक है, तो 2D भी हो सकती है, 3D भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना, मैं 2D लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या थे, कुछ अणु थे। ठीक है, अब देखो भाई, ये है, सपोज करो मेरा, ये है मेरा क्या,
आर वेक्टर है, ये मेरा क्या है, आर वेक्टर है, ठीक है, ये क्या है मेरा आर वेक्टर। और आपको आपको इस वाले अणु पर पहुंचना है, आपको इस वाले अणु पर पहुंचना है, आर डैश पर पहुंचना है, आर डैश पर पहुंचना है। तो ठीक है, तो आपके पास दो तरीके हैं, आप या तो इधर इस वाले, एक तो ऐसे ऐसे चले जाओ, या फिर एक ऐसे ऐसे चले जाओ, ठीक है। तो इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो भाई, इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए आपको पहले तो ऐसे चलना पड़ेगा, और पहले ऐसे चलना पड़ेगा, ये तो चलना पड़ेगा। तो देखो ये वाली जो डिस्टेंस थी, ये वाली डिस्टेंस थी, ये कितनी होती है हमारी इस डायरेक्शन में, ए वेक्टर, ये वेक्टर ही तो है ना। और ये क्या है, बी वेक्टर है, नहीं बी वेक्टर ही है। तो देखो अपन को टी लिखना है, ट्रांसलेशनल वेक्टर टी, ठीक है। तो टी लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो टी के लिए, टी क्या हो जाएगा अपना, देखो ये क्या है अपना ए वेक्टर, और कितने ए वेक्टर हैं, यहां से यहां तक एक ही ए वेक्टर था, मैग्नीट्यूड कितना है, एक ही है, तो इसके आगे क्या, एक प्लस इस वाले में कितना चला, बी वेक्टर चला, और कितना है मैग्नीट्यूड 1, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा टी। लेकिन टोटल टोटल ट्रांसलेशनल वेक्टर कितना आ गया, मेरे को कहाँ पहुंचना था, R1 पर। तो R1 पर पहुंचने के लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, R प्लस टी, है ना। तो देखो R तो मेरे पास है, मैं क्या लिख दूँ मैं, R प्लस ये क्या हो गया, 1 का मल्टीप्लाई ए वेक्टर प्लस 1 का मल्टीप्लाई बी वेक्टर, ठीक है। ये हो गया मेरा क्या, ट्रांसलेशनल वेक्टर R, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, आर डैश बराबर आर प्लस ए प्लस बी, ठीक है, यही है सब कुछ। चलो भाई, और एक और एग्जांपल करते हैं इसका, और भी समझने के लिए। देखो मैंने क्या किया, फिर से वही डिजाइन बनाता हूँ, है ना, ये रहा 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 एक पार्टिकल, ये रहा 2D की बात चल रही है ना, प्लेन है ये रहा ये रहा, ठीक है। अब मेरा कोई पार्टिकल था, कोई आदमी था, वो कहाँ मौजूद था, आर पर मौजूद था, ठीक है। और उसको कहाँ पहुंचना है, सपोज करो इस जगह पर पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है, इस जगह पर पहुंचना है, ठीक है। इस जगह पर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो भाई, इस जगह पर पहुंचने के लिए अपन क्या करना, पहले तो इतना चल लो, है ना, ए वेक्टर चल लिया, फिर यहाँ से यहाँ ये भी ए वेक्टर ही होगी, है ना। और फिर देखो यहाँ से यहाँ, तो देखो ये क्या है, ये पूरी डिस्टेंस थी, ये पूरी डिस्टेंस क्या थी, बी थी, ये भी क्या होगी, बी होगी। तो ये जो आधे में बीच में है, तो ये कितनी हो जाएगी, b/2 होगी या नहीं होगी, ये वाली डिस्टेंस b/2, है ना। तो देखो मेरे को क्या लिखना है, आर डैश के लिए क्या करना है, आर प्लस टी। तो टी क्या हो जाएगा, देखो ए और ए, 2a वेक्टर प्लस बी कितना है, हाफ बी, 1/2 बी वेक्टर। आगे की बात समझ में, सी तीसरी डायमेंशन इसमें है नहीं, तो सी का हम यूज लेंगे नहीं, तो लिख लेना भी चाहें तो 0 सी वेक्टर, है ना। आगे बात समझ में, लिख दोगे अब ट्रांसलेशनल वेक्टर, ठीक है, बहुत ईजी है ना। चलो अब देखो, आपके लिए क्वेश्चन सीधा कैसे आएगा, कि एकक कोष्ठक में, इसमें एकक कोष्ठक व अभाज्य कोष्ठक, एकक कोष्ठक व अभाज्य कोष्ठक में अंतर दीजिए। तो बता सकते हो अंतर एकक कोष्ठक में, तो एकक कोष्ठक क्या होती है, यह क्रिस्टल की पुनरावृत्ति से, एकक कोष्ठक की पुनरावृत्ति से किसका निर्माण होता है, क्रिस्टल का निर्माण होता है। और उसके भी, वो भी क्या होती है, उसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल का निर्माण होता है। इसके लिए आयतन न्यूनतम होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। एकक कोष्ठक के लिए न्यूनतम आवश्यक आयतन हो, वो कैसा हो, मिनिमम कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आप कितने रख सकते हैं, बहुत सारे अणु रख सकते हैं। लेकिन अभाज्य कोष्ठक में कितने अणु रख सकते हैं, हम केवल एक अणु रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यह न्यूनतम आयतन वाली कोष्ठक होती है, ठीक है। इसमें प्रति कोष्ठक कितने भी परमाणु हो सकते हैं, इसमें प्रति कोष्ठक केवल एक ही परमाणु उपस्थित हो सकता है, ठीक है। और देखो एक चीज और, अपने सपोज करो, एक तो है एकक कोष्ठक यानी यूनिट सेल, और एक क्या है, प्रिमिटिव सेल। देखो हाँ, प्रिमिटिव सेल जो होती है अपनी, प्रिमिटिव सेल होती है, ये होती है अभाज्य कोष्ठक, अभाज्य कोष्ठक,
देखो ये अभाज्य कोष्ठ का है ना, इसमें तो केवल क्या होना चाहिए, एक परमाणु होना चाहिए, एक परमाणु, एक अणु या परमाणु, एक अणु होना चाहिए। और इसमें क्या हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, एक भी, एक या एक से अधिक। ठीक है, तो देखो इस पूरी कोष्ठका में आपको केवल एक अणु होना चाहिए, एक अणु होना चाहिए। तो वो कहाँ होगा, वो कहाँ होगा, इसके अगर मैं अंदर रखूँ इसके कॉर्नर पर होगा। क्यों, क्योंकि देखो कॉर्नर पर रखूंगा तो इसका एक 1/8 हिस्सा आ जाएगा, इसका 1/8 हिस्सा आ जाएगा, यहाँ पर 1/8 हिस्सा आ जाएगा। ऐसे ऐसे टोटल 8 कॉर्नर पर होंगे, तो 8 कॉर्नर पर 1/8 हिस्सा है, कितना है, 1/8 हिस्सा है, तो कितना हो गया, 1। तो पूरा का पूरा एक अणु होने के लिए इसके कॉर्नर पर होना आवश्यक है, इसके किनारों पर होना जरूरी है। ठीक है, तो अणु इसके किनारों पर होना जरूरी है। ठीक है, और इसके तो अंदर भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई, ठीक है, ये तो हो गई अपनी छोटी छोटी बातें। ठीक है, अब थोड़ी थोड़ी सी बड़ी बड़ी बातें भी करने लग जाते हैं ना, छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं, है ना, अब बड़ी बड़ी बात करेंगे, है ना। तो देखो अब तक तो अपन ने पढ़े थे, जैसे ऐसे वाले जालक भी पढ़ लिए, है ना, ऐसे वाले भी पढ़ लिए, है ना, ये तो काइंड चल रहे थे, बकवास चल रही थी सारी, है ना। तो देखो अब ये जो है ना, ये वाला तो कैसा है, 2D का, तो ये वाला क्या है, 3D का। तो अपन क्या कर लेते हैं, 3D वाले की बात अब अच्छे से करेंगे, अच्छे से। ठीक है, 3D वाले की बात, तो 3D जो जालक होते हैं 3D प्रकार के, ठीक है, तो 3D जालक, है ना, तो एक साइंटिस्ट हुए थे अपने, क्या, ब्रेवे, क्या होते हैं, ब्रेवे। ठीक है, तो ब्रेवे ने 3 डायमेंशन जो 3D जालक होते हैं, इनको क्या बांटा, 7 समूह में बांटा, 7 भागों में, इसमें 7 भागों में। ठीक है, कुछ नाम दिए उनको ब्रेवे ने, साइंटिस्ट ब्रेवे थे, तो उन्होंने त्रिविमीय जालक होते हैं उनको कितने भागों में बांटा, 7 भागों में बांटा। और कितने बताए, टोटल 14 जालक बताए, कितने बताए, टोटल 14 जालक बताए। ठीक है, तो अगर आपसे सीधा सीधा पूछ ले जाए कि ब्रेवे के अनुसार कितने जालक होते हैं, टोटल कुल कितने जालक होते हैं, तो 14 होते हैं। कुल कितने भागों में बांटा, तो 7 भागों में बांटा। अब वो कैसे कैसे बांटा, इसके बारे में हम अभी अपनी जानकारी लेंगे। ठीक है, तो त्रिविमीय क्रिस्टलों की अक्षों की लंबाई तथा अंतर अक्षीय कोणों के आधार पर क्रिस्टल को ब्रेवे ने 7 भागों में विभाजित किया, और इसमें परमाणु व जालक बिंदुओं की स्थिति के आधार पर जालकों को 14 भागों में विभाजित किया। अब इसने क्या लिखा, देखो हमारे पास त्रिविमीय ऐसा होता था, है ना, यही था, बार बार इसी को बना रहे हैं हम, है ना। तो ब्रेवे ने क्या कहा कि भाई साहब ये तो आपने एक फिक्स ज्यामिति दे दी, है ना, तो देखो ये वाली एक लाइन बनाई थी हमने, ये वाली बनाई थी, और एक जालक सदिश बनाए थे हमने, क्या बनाए थे, जालक सदिश बनाए थे ना, जालक की स्थिति को बताने के लिए जालक सदिश। तो ये जो ए एक्सिस है, क्या है, एक एक्सिस तो ये है, एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है। ठीक है, तो अपना जालक तो ऐसा ही रहेगा, है ना, इसकी लंबाई कुछ ए होगी, इसकी बी होगी, और इसकी सी होगी। ठीक है, तो ये जो लंबाइयां हैं ए बी और सी, तीन चीज तो ये है। और ये जो एंगल है अल्फा, ये वाला बीटा, और ये वाला गामा। तो ये ए बी सी यानी अक्षों की लंबाई, और ए बी सी के बीच में जो बने हुए कोण हैं अल्फा बीटा और गामा, इन तीनों के, कि भाई साहब किसी का अल्फा छोटा है, किसी की ए छोटी है, किसी की बी छोटी है, किसी में ए और बी दोनों बड़े हैं, इस प्रकार से उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया। और ये ऐसा कॉम्बिनेशन कितने प्रकार से बनाया, 7 तरीके से उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया, और उनके कुछ नाम दे दिए, और उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रेवे जालक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, ब्रेवे जालक बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये अपनी ये तो ए एक्सिस, ये बी एक्सिस, सी एक्सिस, तीनों के बीच में अल्फा बीटा गामा एंगल बना दिए। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पर उन्होंने कितने भागों में बांटा, 7 भागों में। तो ठीक है, तो पहला होता है कौन सा, घनीय, कौन सा होता है, घनीय, क्यूबिकल। ठीक है, तो क्यूबिकल में क्या होता है, अपनी जो ए
बराबर बी बराबर सी। अपन जानते हैं क्यूब में तो ए बराबर बी बराबर तीनों भुजाएं कैसी होती है, समान होती है। और अपना जो एल्फा बीटा और गामा, ये तीनों कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, है ना। ये तो होता है घन में, देखो, है ना। ये देखो 90 डिग्री पर है पूरे के पूरे, और सबकी लंबाई ए बी सी भी कैसा है, सेम है। ठीक है, तो ए बराबर बी बराबर सी कौन सी संरचना हो जाएगी, घनीय। एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें, ये तो हो गया जालक का प्रकार। ठीक है, अब ये किस प्रकार से, कितने प्रकार का हो सकता है, तो देखो ये कितने प्रकार का हो सकता है, कम से कम 3 प्रकार का हो सकता है। कितने प्रकार का हो सकता है, 3 प्रकार का हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है, देखो मैं एक तो यहाँ पर बनाऊं, जैसे छोटा सा, चलो बड़ा ही ले लेते हैं। तो एक तो क्या हो सकता है, अंत केंद्रित हो सकता है। कैसा हो सकता है, अंत केंद्रित। एक तो मैं इसके अंदर अणु को रख दूं, मेरा अणु कहाँ विद्यमान है, इस जालक के अंदर। कैसा है, जालक के अंदर। ठीक है, तो इस जालक के अंदर एक तो यहाँ हो जाएगा, और इसके कॉर्नर्स हैं वहां पर भी रहेगा एक, कॉर्नर्स कॉर्नर्स कॉर्नर्स, क्योंकि 8 कॉर्नर है। एक कॉर्नर पर, क्योंकि इसके और 4 होंगे, 1/8 इंटू 8, एक हिस्सा तो इसके कॉर्नर पर मौजूद होगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। इन सबको मैं जोड़ूंगा ना, 1/8 1/8 1/8, एक तो यहाँ पर मिल जाएगा मेरे को, है ना। और इसमें एक मैंने अंदर रख दिया, तो इसको बोलेंगे 1। इसमें 2 एटम्स रख दिए मैंने, है ना। तो देखो इसकी जो यूनिट सेल है, इसको बोलूंगा मैं क्या, अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित। ठीक है, एक तो इसकी क्या हो सकती है, अंतः केंद्रित हो सकती है। ठीक है, अब देखो एक चीज और, अगर इसको मैं हटा दूं, अब ये कैसी सेल है, देखो इसके कॉर्नर कॉर्नर पर है, और इसको मैंने हटा दिया, तो इसमें एक ही है ना, एक ही है ना, तो इसको बोलूंगा क्या मैं, अभाज्य कोष्ठ का। तो इसमें कितनी अभाज्य कोष्ठ का हो सकती है, एक अभाज्य कोष्ठ का, अभाज्य कोष्ठ। ठीक है, और अगर अगर इसमें मैं एक और अंदर रख देता हूँ, एक अणु और इसके अंदर में रख देता हूँ, ये रहा, के बीचों बीच में मैंने इसमें रख दिया, तो इसको बोलूंगा मैं कि अंतः केंद्रित कोष्ठ का, अंतः केंद्रित कोष्ठ का। ठीक है, अंतः केंद्रित मतलब इसमें अंदर रखा है एक अणु। ठीक है, और तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा मैं क्या करूंगा, इसके जो फलक है ना, इसके जो फलक है, फेस है इसका, फलक मतलब जैसे इसके आमने सामने के जो फलक है, जैसे सपोज करो ये साइड वाला और ये साइड वाला, मतलब साइडों पर, डब्बे के साइडों पर मैंने अगर 2 अणु रख दिए, तो इसको बोलूंगा मैं क्या, फलक केंद्रित, फलक केंद्रित। ठीक है, FC, है ना, फेस सेंटर्ड। ठीक है, और इसको बोलूंगा क्या मैं, सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, इसको बोलूंगा क्या, बॉडी सेंटर्ड, BCC, है ना, बॉडी सेंटर्ड। तो देखो कितने हो गए, 1 2 और 3। तो ठीक है, तो अपनी जो घनीय संरचना होती है, घनीय जो संरचना होती है, उसमें ABC बराबर होते हैं, अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री होते हैं, और इसमें 3 प्रकार की संरचनाएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, चलो भाई आगे आओ। अपना है द्विसमलंबाक्ष। दूसरा केस कौन सा हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है द्विसमलंबाक्ष। देखो ये खुद बोल रहा है, इसमें क्या हुआ होगा, अक्ष तो कैसी है, लंबा, यानी लंब अक्ष, यानी लंबवत है, लंबवत अक्ष। अक्ष तो सारी कैसी है, लंबवत है, लेकिन दो क्या है, समान है, दो समान है, लेकिन दो समान और लंबवत अक्ष। ठीक है, बाकी सारी कैसी है, लंबवत है। तो इसमें क्या हो रहा होगा, ए बराबर पी, दो भुजाएं तो समान है और तीसरी भुजाएं बराबर नहीं है। ठीक है, और अपना जो एल्फा बराबर है बीटा बराबर है गामा के, ये कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो अपना जो कैसा होगा, घनाभ बन जाएगा, घनाभ बनाते थे ना अपन, घनाभ, घनाभ। घन तो कैसा होता है, जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं, तो घनाभ कैसा होता है, लंबा होता है ना, आयताकार टाइप का, है ना। चलो भाई, ये हो गया द्विसम लंबाक्ष। ठीक है, टेट्रागोनल बोलते हैं इसको। ठीक है, द्विसम लंबाक्ष। ठीक है, तो इसमें कौन से केस हो सकते हैं, 2 केस हो सकते हैं इसमें। क्या, एक तो इसके कॉर्नर पर होगा, एक तो इसके कॉर्नर पर,
कॉर्नर पर होंगे, है ना। इसको बोलते हैं क्या, अभाज्य। प्रिमिटिव सेल होगी, प्रिमिटिव सेल, प्रिमिटिव सेल होगी। दूसरा क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड होगा, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड भी हो सकता है, इसके सेंटर में रख दूं मैं बीसीसी, है ना। आगे बात समझ में। तो द्विसमलंबाक्ष में कितनी स्थितियां संभव है, दो, ठीक है। तो तीन तो उसमें थी और दो इसमें हो गई, पांच तो हो गए, है ना, पांच टाइप के हो गए इसमें, टोटल कितने संभव है, दो, ठीक है भाई। चलो अब देखो तीसरा केस आता है। तीसरा केस क्या होता है, विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष, ये खुद ही बोल रही है। अब देखो विषम यानी विषम है, और कैसी है, लंबवत है। सारी जो अक्ष हैं, अक्ष कैसी होंगी, अक्ष विषम है और कैसी हैं, लंबवत है, और लंबवत है, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ, अपने A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, सबसे पता चल रहा है विषम है और कैसी है, लंबाक्ष। लंबाक्ष का मतलब यानी लंबवत है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अल्फा बीटा गामा कितना होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। सारी भुजाएं कैसी कैसी हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। ए अलग, ए की लंबाई अलग है, बी की लंबाई अलग है और सी की लंबाई अलग है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें चार स्थितियां पॉसिबल है, ठीक है। चलो भाई अब देखो, ये हो गया अपना विषम लंबाक्ष, ठीक है। त्रिसमनताक्ष, ठीक है। तो त्रिसमनताक्ष क्या शब्द है, देखो, त्रिसमनत आक्ष, आक्ष, ठीक है, त्रिसमनताक्ष, ठीक है। यानी कि तीन समान है, क्या है, तीन अक्ष तो कैसी है, समान है, लेकिन कैसी है, लंबवत नहीं है। यानी कि क्या बोल रहा है वो, ए इज नॉट, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू अल्फा बीटा, क्या बोल रहा है वो, आपका अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू क्या, गामा। वैसा आपके जो तीनों एंगल है ना, वो कैसे नहीं होंगे, 90 डिग्री नहीं होंगे, बाकी कुछ भी हो सकते हैं। और अल्फा बीटा क्या है अपने, बराबर है, ठीक है। और अपना जो ए बी सी है वो क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ऐसी जो अपनी आकृति बनेगी, ऐसी जो अपनी डिजाइन बनेगी, शेप बनेगी, इसको क्या बोलेंगे अपन, त्रिसमनताक्ष, ठीक है। और इससे जो अल्फा और जो बीटा और जो गामा है, इनकी जो वैल्यू है वो कम रहेगी, किससे, 120 से, किससे कम रहेगी, 120 से, ठीक है, 120 से कम रहेगी इनकी वैल्यू, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें एक ही प्रिमिटिव सेल रहेगी, एक ही अभाज्य कोष्ठता रहेगी, ठीक है। अब देखो पांचवा आता है अपना षटकोणीय, क्या आता है, हेक्सागोनल, क्या आता है, षटकोणीय संरचना, षट कोण, षटकोण आप सब जानते हो, इसमें छह कोण हो, है ना, षटकोणीय संरचना। अब छह कोणों से हमें क्या बना देनी है, क्या बना देना है, एक कोष्ठ का बना देनी है। तो देखो छह कोणों से कोष्ठ का कैसे बनाओगे आप, एक से बना लो पहले तो, हाँ, थोड़ा सा ऐसे बना दो, और इसको थोड़ा सा, और एक बिल्कुल डिट्टो लाइन खींचो, ठीक है। पीछे वाली लाइनों को पीछे के साथ मिला दो, है ना। और कैसे मिलाओगे इसको, मिला दो इससे, ठीक है, बना क्या, ठीक है, थोड़ा और सुंदर बना लेते हैं इसको, ठीक है। ये बन गया अपना षटकोणीय आकृति, ये ऐसा है, ठीक है। तो ये होती है षटकोणीय आकृति। अब षटकोणीय में क्या होता है अपनी, देखो एक्चुअलिटी में इसको और दिखाऊंगा अच्छे से आपको। हाँ, दो भुजाएं होती हैं, उनके बीच में तो एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, ठीक है। और जो इसके परपेंडिकुलर होता है, यानी इन दोनों भुजाओं के बीच में होता है,
वो होता है कितना 90। ये वाला जो एंगल है ये भी कितना है 90। ठीक है, एक्चुअलिटी में ऐसा होता है, यानी कि इसमें क्या होता है एल्फा इक्वल टू बीटा ना, और ई नॉट इक्वल टू क्या गामा। गामा कितना होता है 120, यानी एक एंगल तो कितना होता है 120 होता है, और एल्फा और बीटा कितना होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये होता है षटकोणीय। और इसमें क्या होता है देखो, अपनी ए और बी तो क्या होती है बराबर होती है, और सी क्या होती है बराबर नहीं होती है। सी बराबर इसमें नहीं होती है, सी बराबर इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो और एक बार और अच्छे से बना लो। ठीक है, देखो कैसे बनाएंगे इसको और अच्छे से। पहले एक षटकोण बना लो अच्छे से, एक षटकोण नीचे बना लो ऐसा ही, और अब इनको क्या करा दो मैच करा दो, पीछे वाले से मैच कराओ, और इसको पास वाले से मैच कराओ, बाहर वाले से। ये है हमारी क्या षटकोणीय संरचना, और ये जो लेंथ है इसको क्या हम पी, बाकी जो और भी लेंथ है हमारी तो क्या बोलेंगे हम बी और ए। ठीक है, तो ये है हमारी क्या षटकोणीय संरचना। ठीक है, और इनको आपस में मिलाना चाहो कैसे, ये इसकी क्या षटकोणीय संरचना है। ठीक है भाई, ये हमारी हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। ठीक है, और इसका कितना एक टाइप ही पाया जाता है, ये सिंगल है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक नताक्ष। क्या है एक नताक्ष। एक नताक्ष का मतलब है जिसकी एक भी भुजा क्या ना हो बराबर ना हो। ठीक है, तो आता है क्या एक नताक्ष, यानी एक भी अक्ष क्या ना हो जिसकी बराबर ना हो। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे बोलते हैं कि इसका एक एंगल है जो बराबर ना हो। ठीक है, तो देखो ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, यानी इसकी तीनों भुजाएं कैसी हैं बराबर नहीं है। और इसका जो एंगल है दो एंगल तो क्या है इसके बराबर है किसके 90 डिग्री के, और जो बीटा है वो 90 डिग्री नहीं होगा, वो 90 डिग्री नहीं होगा। ये होगा अपना क्या एक नताक्ष। ठीक है, और इसमें भी दो स्थितियां संभव है। दो स्थितियां किस संभव है, एक तो अभाज्य जालक होगा और इसमें एक आधार केंद्रित। आधार केंद्रित कौन सा होता है बेस सेंटर्ड बता दूं आपको। आधार केंद्रित ये होता है कि जिस पर रखा है इसे इसका आधार क्या होगा, आधार तो यही है इसका, ये इसका आधार, बोलेंगे आधार केंद्रित, इसको बोलेंगे आधार केंद्रित। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है त्रिनताक्ष। ठीक है, त्रिनताक्ष में क्या होगा जिसकी ना तो ए बी सी बराबर है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और क्या है एल्फा ई नॉट इक्वल टू बीटा ई नॉट इक्वल टू गामा। इसको बोलेंगे क्या त्रिनताक्ष, जिसकी तीनों चीजें बराबर नहीं है, त्रिनताक्ष है ना। नाम से याद कर लेना आप, त्रिनताक्ष एक नताक्ष है ना वैसे। ठीक है, ये संरचना है। ठीक है, तो त्रिनताक्ष में क्या होगा ये वाली इसकी आकृति संभव है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी इसके बराबर नहीं होंगे। ठीक है, और इसमें एक ही पुष्ट का संभव है, कौन सी वाली प्रिमिटिव। ठीक है, इसके कॉर्नर पर ही पॉसिबल है सब कुछ। ठीक है, प्रिमिटिव सेल। चलो देखो, अब ये सारी सारी चीजें यहाँ पर एक साथ समराइज भी कर दी गई हैं कि गणीय में क्या होता है, गणीय में ए बी सी बराबर किसके होते हैं ए के बराबर होते हैं, सारी भुजाएं समान होती हैं, और इसका एग्जांपल क्या है NaCl। ठीक है, द्विसम लंबाक्ष में क्या होती है दो भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। ठीक है, विषम लंबाक्ष में क्या होता है अल्फा बीटा गामा ए बी सी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती जबकि एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, और त्रिसमताक्ष में क्या होता है तीनों भुजाएं समान तो होती हैं लेकिन जो हमारे जो कोण है वो तीसरा वो समान नहीं होता है। ठीक है, षटकोणीय में क्या होता है अपनी तीनों भुजाएं तो तीसरी भुजा थी वो क्या होती है बड़ी होती है ए और बी से, है ना। इसमें थोड़ा सा गलत भी लिख रहा है तो इसको करेक्ट कर लेना आप। ये ऐसे हो। ठीक है, आगे
एक नताक्ष में क्या होता है अपनी ए बी सी तो बराबर होती है, लेकिन तीसरा जो एंगल है वो बराबर नहीं होता है। त्रिनताक्ष में क्या है कि सारी चीजें बराबर नहीं होती हैं, कोई भी चीज बराबर नहीं होती है। और ये जब हमने टोटल किया तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 14। यानी जो 7 तरीके के हमने जो विभाजित किए थे अपने ब्रेविज जालक, ये कितने टाइप के हो गए टोटल, टोटल हो गए अपने कितने, 14। ठीक है, आगे बात समझ में, चलो भाई ठीक है। अब अपन ने ये जो संरचनाएं पढ़ी है ना, इसमें से इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो संरचनाएं हैं अपनी, जो आवश्यक हैं, जरूरी जरूरी जो संरचनाएं, इनको अब अपन पढ़ेंगे, तो अब अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी अपन क्या करेंगे, अच्छा कल से पढ़ेंगे है ना, ठीक है, अगली क्लास। चलो कल पढ़ेंगे अपन गणीय संरचना, ठीक है।